नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 2 पर है और हम लोग इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला और मूर्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ हम लोग यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो मूर्तियाँ या जो पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान, वह कौन कौन से थे और उनकी क्या विशेषताएं थी। तो आशा करते हैं आपके लिए लाभप्रद होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2 को। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के पहले वीडियो को अध्ययन किया, हम लोगों ने जब उसको देखा तो वहाँ हम लोगों ने इसको देख लिया था कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद जब अब चूँकि वास्तुकला हम लोगों को पॉइंट है इसमें भाग 2 में पहला पॉइंट है वास्तुकला, तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला पर अध्ययन करेंगे या वास्तुकला को देखने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला कैसी थी और वहाँ के विभिन्न जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह कैसे हैं। ठीक है, तो जब साथियों वास्तुकला के ऊपर ध्यान दिया जाए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो यहाँ के जो नगर थे वह आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। कहाँ के नगर? हड़प्पा के नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न प्रणाली पर आधारित थे यहाँ के नगर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो यहाँ की सड़कें थीं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वह कैसी थी। तो इनकी दिशा जो थी नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, अर्थात उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दिशा में इनकी सड़कें थी और वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कौन सड़कें जो थी हड़प्पा सभ्यता की, वह उनकी दिशा जो थी वह उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम थी और वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आपको याद रखना है किस पर काटती थी, तो वह समकोण पर काटती थी। अब तक हम लोगों ने 2 पॉइंट को देख लिया कि यहाँ के जो नगर थे वह आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे और इनकी सड़कें जो थी वह नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ के जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 प्रकार के भवन उत्खनन में यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो वह कौन कौन से भवन हैं, उनके क्या प्रकार हैं, इसको अगर हम लोग देखें तो प्रिय साथियों यहाँ 3 प्रकार के भवन प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान, अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहले को आवास गृह के रूप में जाना जाता है। आवास गृह का मतलब वहाँ के नागरिक, हड़प्पा के नागरिक इसे स्वयं के रहने के लिए यूज करते थे। जिस घर को उसे आवास गृह के रूप में जाना जाता है। और दूसरा नाम आता है सार्वजनिक भवन का। तो प्रिय साथियों, सार्वजनिक भवन का आशय है कि जहाँ समुदाय के लोग या नागरिकों का एक समूह जहाँ प्रायः उठता बैठता रहा होगा उसे सार्वजनिक भवन के रूप में हम लोग जानते हैं। और दूसरा भवन था 3 प्रकार के भवनों में जो दूसरे प्रकार का भवन था वह है सार्वजनिक भवन। और उसके बाद तीसरे भवन की ओर ध्यान हम लोग दें तो तीसरा है प्रिय साथियों सार्वजनिक स्नानागार। सार्वजनिक स्नानागार। प्रिय साथियों, हम लोगों ने देख लिया 3 प्रकार के भवन हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान या अवशेष प्राप्त हुए हैं। वह कौन कौन से भवन हैं? तो एक आवास गृह है, दूसरा सार्वजनिक भवन है और तीसरा सार्वजनिक स्नानागार है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो थी, हम लोगों ने पहले वीडियो में भी अध्ययन किया कि नालियों के द्वारा यहाँ जल निकासी की सुविधा थी। जल निकासी की सुविधा थी हड़प्पा सभ्यता में। तो इसीलिए इसे बृहद या समृद्ध संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एक पॉइंट में हम लोग यह भी देखते हैं कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल निकासी की व्यवस्था थी। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि कैसे नालियों के माध्यम से जल निकासी की सुविधा हड़प्पा सभ्यता के दौरान अवशेषों में प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, अब देखिए चूंकि यहाँ के जो भवन थे या नगर जो यहाँ का था, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था प्रिय साथियों, वह उसको चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करें तो 2 रूपों में रहता था। एक को ऊंचे गढ़ के रूप में रहता था, अर्थात ऊंचे गढ़
या जो जमीन से बहुत ही ऊपर रहते थे उन्हें ऊंचे गढ़ के रूप में कहा गया, और जो निचला भाग था, जो नीचे स्थलता था, जमीन से थोड़ा सा ऊपर नीचे था, वह है उसे निचला भाग कहा जाता है। इस प्रकार दो रूपों में हम देखते हैं वहाँ के नगर में जो मकान आवास रहते थे वह दो रूपों में विभाजित थे। और कौन कौन से हम लोगों ने देखा, वहाँ के नगर जो थे वह दो रूपों में विभाजित थे। पहले को ऊंचे गढ़ या दुर्ग के रूप में जाना जाता था और दूसरे को निचला नगर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, हम लोगों ने दो देख लिया, कौन कौन सा आपको याद रखना है। पहला ऊंचे दुर्ग या गढ़ के रूप में जाना जाता है, पहले को ऊंचे गढ़ या दुर्ग के रूप में जाना जाता है। जो आपका ये है, ये वाला भाग जो है वह गढ़ या ऊंचा दुर्ग है, और जो दूसरा है साथियों वह निचला भाग, अर्थात निचला भाग आप इसको देख रहे हैं, और ये पॉइंट जो है यह निचला भाग है। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता के है। तो नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया, कौन कौन से, एक ऊंचे दुर्ग या गढ़ और दूसरा निचला भाग। अब हम देखें, अगर चूंकि जो ऊंचे भाग या ऊंचे दुर्ग में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसको अगर हम उस तरफ ध्यान दें तो साथियों ऊंचे दुर्गों में हड़प्पा सभ्यता के नागरिक प्रायः अन्नागार और प्रशासनिक भवनों का निर्माण करते थे, या ऊंचे दुर्गों में प्रायः अन्नागार और प्रशासनिक भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो आंगन और हाल स्तंभों के रूप में हालों का जो अवशेष प्राप्त हुआ है वह प्रायः उच्च गढ़ या दुर्गों से प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त हुआ है अन्नागार, प्रशासनिक भवन, आंगन और हाल के स्तंभ। अर्थात हाल जो प्रायः हम लोग देखते हैं, हाल जो होता है जिसमें बड़े बड़े स्तंभ लगे हों और बहुत बड़ा हाल हो, तो यहाँ से जो मिला है अवशेष वह मिला है यहाँ से गढ़ के रूप में। और निचले भाग में प्रायः देखा जाता है यहाँ छोटे जो मजदूर वर्ग था, हड़प्पा सभ्यता के दौरान नागरिक समुदाय में जो मजदूर वर्ग था वह यहाँ निवास करता था निचले भागों में। और छोटे एक कक्षीय भवन होते थे, यहाँ निचले भागों में एक कक्षीय भवन होते थे, और यहाँ श्रमिक वर्ग के लोगों का निवास होता था। ठीक है, और यहाँ उच्च वर्ग के लोगों का निवास होता था गढ़ में। दो पॉइंट आप याद रखिएगा प्रिय साथियों, कौन कौन सा। निचला भाग जो था वहाँ साथियों छोटे श्रमिक और एक कक्षीय भवन होते थे, अर्थात एक कमरे का मकान होता था, और वहाँ प्रायः कौन से वर्ग निवास करते थे, तो आपको याद रखना है किसान या मजदूर वर्ग वहाँ निवास करते थे। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोगों ने अब तक देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला कैसी थी। हमने देखा कैसे आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित यहाँ की नगर प्रणाली थी और कैसे सड़कें थी, और उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ के भवन किस प्रकार थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा किस प्रकार से यहाँ के नगर विभाजित है और कहाँ बड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं और कहाँ छोटे वर्ग के लोग निवास करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा उन्नत जल निकासी की व्यवस्था भी हड़प्पा वास्तुकला के दौरान दिखाई पड़ती है। ठीक है, अवशेष प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला को साथियों। अब हम लोग आते हैं मूर्तियों की। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान जो मूर्तियां अवशेष के रूप में प्राप्त होती हैं उन्हें हम मूर्तियों वाले टॉपिक में अध्ययन करेंगे और देखेंगे। तो प्रिय साथियों, जब हम लोग आए इस बिंदु की तरफ तो मूर्तियों को हम लोग 3-4 पॉइंट में देखेंगे। पहली वह मूर्तियाँ जो मोहरों के रूप में प्राप्त हुई हैं, जिनकी मतलब जो अवशेष मोहर के रूप में प्राप्त हुए हैं उन्हें हम मोहर के रूप में देखेंगे, जो अवशेष मोहरों के रूप में प्राप्त हुए हैं उत्खनन के दौरान। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग ध्यान दें तो जो मोहरें थी प्रायः वह मुलायम पत्थर और स्टेटाइट की बनी होती थी, मुलायम पत्थर और स्टेटाइट की बनी होती थी, और इस पे जो चित्राक्षर लिप में इनके ऊपर, चित्राक्षर लिप का आशय है कि चित्र के ऊपर थोड़ा सा कुछ लिखा रहे या चित्र के माध्यम से लिखा रहे, यही होती है चित्राक्षर लिप। और चित्राक्षर लिप का मोहरों में, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में प्रायः प्रयोग देखा गया। और क्या है, द्विदिशात्मक लेखन, अर्थात हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं साथियों उसमें दोनों दिशाओं में, अर्थात बाएं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, अर्थात बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों क्रम में लिखा गया हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में। आपको याद रखना है। तो यहाँ द्विदिशात्मक लेखन प्रणाली भी देखने को मिलती है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग देखते हैं पशुओं की आकृति का प्रयोग। चूंकि हमने बताया जब
इनमें चित्राक्षर लिपि का प्रयोग हुआ है और इनकी जो मुहरें उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई हड़प्पा सभ्यता के दौरान प्रायः उनमें यहाँ हमने देखा चित्राक्षर लिपि और पशुओं की आकृति का प्रयोग किया गया, अर्थात जैसे बैल हो गया, शेर हो गया, इस प्रकार के जो पशु हैं इनके चित्रों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की मुहरों में किया गया है। आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों में प्रायः पशु के चित्रों का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे, अर्थात मोहरों में क्या क्या अवशेष प्राप्त हुआ है। तो सबसे बड़ा अवशेष जो प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान प्राय साथियों वह है पशुपत की मोहर। आप पशुपत की मोहर प्राप्त हुई है, अर्थात एक मानव हम कहें या देवता कहें, उनकी मूर्ति उनका मोहर प्राप्त हुई है और उनके चारों तरफ अर्थात उस मोहर में पशुओं चारों तरफ पशु का चित्र है और उनके सींग की एक टोपी पहने हुए हैं। तो इस प्रकार पशुपत की मोहर प्राप्त हुई है। और एक और अवशेष प्राप्त हुआ है, नाम याद रखना है, पशुपत की मोहर प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान और एक प्राप्त हुई है यूनिकॉर्न वाली मोहर। ठीक है, दो याद करना है आपको, मोहरों में पशुपत की मोहर प्राप्त हुई है और यूनिकॉर्न वाली मोहर प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कांस्य मूर्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान जो कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं उसको हम लोग देखें तो कांसे की ढलाई की प्रथा, चूंकि हमने देखा था कि इसे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा के नागरिक कांसे से परिचित थे और कांसे का प्रयोग वस्तुओं के निर्माण में या औजारों के निर्माण में या हम कहें आभूषणों के निर्माण में प्रायः हड़प्पा सभ्यता के लोग इसका उपयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अर्थात हमने देख लिया इसमें क्या, कांसे की मूर्तियां में हम लोग देखें कि कांसे की ढलाई की प्रथा के द्वारा यह लोग आभूषणों और वस्तुओं का निर्माण करते थे, औजारों का निर्माण करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लुप्त मोम तकनीक के द्वारा अर्थात सर्किल प्रेड्यू के द्वारा यह लोग मूर्तियों का निर्माण करते थे। अब इसका मतलब क्या है, लुप्त मोम तकनीक आज भी इसका उपयोग कहीं कहीं भारत में देखने को मिलता है। इसका मतलब है पहले गीली मिट्टी से कोई आकृति बनाई जाए, उसके बाद उसके ऊपर से कांसे की धातु या तरल अवस्था में कांसे की धातु उसके ऊपर चढ़ा दी जाए तो जो मूर्ति प्राप्त होती है वह लुप्त मोम तकनीक के माध्यम से प्राप्त होती है। इसी प्रकार इसका उपयोग हड़प्पा के नागरिक अपने प्रायः वस्तुओं के निर्माण में और कांस्य की मूर्तियां निर्मित करने में करते थे। तो यह हम लोगों ने देख लिया कांस्य की मूर्तियां। और जो सबसे महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुआ है वह कांसे की नर्तकी की मूर्ति की, जो कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है और यह 4 इंच लंबी है। आपको याद रखना है, कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से, जो कि 4 इंच लंबी है। ठीक है, और इसके एक पैर टूटे हुए भी हैं, आपको याद रखना है। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है कांसे की मूर्ति। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कांसे का बैल भी प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, जो कि हमने देखा कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और उदाहरण के रूप में हम लोगों ने देख लिया कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है और कांसे के बैल का भी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है, यहाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नाम याद रखेंगे आपको, मोहनजोदाड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है और कालीबंगा से बैल की मूर्ति, कांसे के बैल की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग देखते हैं टेराकोटा भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि अवशेष प्राप्त हुआ टेराकोटा के रूप में। और इसमें क्या था, हम लोग देखें तो पकी हुई मिट्टी का उपयोग टेराकोटा को निर्मित करने में किया जाता था, पकी हुई मिट्टी का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद पिंचिंग विधि द्वारा टेराकोटा निर्मित होती थी। किससे, पिंचिंग विधि द्वारा, आपको याद रखना है, पिंचिंग विधि द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम और टेराकोटा में क्या क्या प्राप्त हुआ है उसको हम लोग देखें तो मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है और सींग वाले देवता का मुखौटा प्राप्त हुआ है। सींग वाले देवता का मुखौटा भी यहाँ प्राप्त हुआ है और खिलौना के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं टेराकोटा के रूप में, जो कि पकी हुई मिट्टियों से निर्मित होते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मृदभांड। चूँकि ज़्यादा संख्या में अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वह मृदभांडों के रूप में प्राप्त हुए हैं। और मृदभांड 2 प्रकार के होते हैं, एक धूसर मृदभांड और एक चित्रित मृदभांड। ठीक है, आपको याद रखना है, एक होते हैं सादे
और चित्रित मृदभांड दो होते हैं, एक सादे होते हैं सादे मृदभांड और एक होते हैं चित्रित मृदभांड। ठीक है, यह प्रायः मिट्टी या हम कह सकते हैं मिट्टी या पत्थरों से निर्मित होते थे और मृदभांड के रूप में इनका प्रयोग यह भी कहा जा सकता है कि यह शोबाजी के लिए उपयोग किए जाते थे। और चूँकि अवशेष के रूप में ज़्यादा संख्या में यही प्राप्त हुए हैं मृदभांड, तो इनका ज़्यादा महत्व है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में। ठीक है, उसके बाद नाम आता है आभूषण। प्रिय साथियों, चूँकि हड़प्पा के नागरिक आभूषणों से भी परिचित थे, प्रायः पुरुष और महिला वर्ग दोनों लोगों में आभूषणों का प्रयोग देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान। तो यहाँ क्या क्या यूज किया जाता था? आभूषण का निर्माण ये लोग मिट्टी, धातु और रत्न और हड्डी का उपयोग करके आभूषणों का निर्माण करते थे। किसका? धातु, रत्न, मिट्टी और हड्डियों के द्वारा और पत्थरों के द्वारा निर्मित करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। किसका? आभूषण का निर्माण करते थे। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आभूषण क्या क्या प्राप्त होते हैं अवशेष के रूप में या उत्खनन के दौरान, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान। तो अवशेष के रूप में कंठाहार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठियों के रूप में कुछ अवशेष प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान जो आभूषण प्राप्त होते हैं वह प्रायः मिट्टी, धातु, रत्न और किससे और हड्डियों के द्वारा निर्मित होते हैं। और कहाँ क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो कंठाहार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठियाँ प्राप्त हुई हैं हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान। प्रिय साथियों, लगभग हम लोगों ने देख लिया आज के अपने टॉपिक के अंतर्गत जितने भी मुख्य बिंदु हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चूँकि प्रिय साथियों, जब हम लोग प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत को पढ़ें तो एक एक बिंदु, एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और हमारा प्रयास है कि कोई भी बिंदु, कोई भी टॉपिक बचने ना पाए जो हम आपके सामने लाके रख ना दें। प्रिय साथियों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ। हमारा जीएस कंटिन्यू चलता रहेगा। करंट अफेयर्स की क्लासें डेली आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।